हेलो एवरीवन। ये वीडियो हमारा होने वाला है सेलेक्टेबल मार्कर पे, थोड़ा सा वेक्टर पे, और हमको कैसे पता लगाना है कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेंट, व्हाट इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट, व्हाट इज नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये जो सारा पंगा है वो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेक्टर क्या है। अब आप लोगों को पता है वेक्टर क्या होता है। वेक्टर होता है एक जीन टैक्सी जिसको आप बुलाते हो, मतलब कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे जीन को लेके जाए, ऐसी टैक्सी जो जीन को उठा के लेके जा रही है और कहीं जाके डिलीवर करने वाली है, ठीक है। दैट इज योर वेक्टर। ठीक। अब एक वेक्टर जो हमने आर्टिफिशियली बनाया दैट इज योर PBR 322, ठीक है। और एक वेक्टर की सबसे बढ़िया जो बात होती है वो ये होती है कि उसमें सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। अब सेलेक्टेबल मार्कर कौन सी बला का नाम है वो हम समझते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर वो चीज है बेटा जो आपको हेल्प करती है ये पता लगाने में या ये सेलेक्ट करने में कि क्या ट्रांसफॉर्मेंट है एंड क्या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो एक शब्द का मतलब समझते हैं और वो है ट्रांसफॉर्मेशन। आपने अभी बोला हम वेक्टर को यूज करेंगे एक जीन को लेके जाने के लिए, मतलब वो जीन टैक्सी है तो जीन को लेके जाएगा और डिलीवर करेगा, ठीक है। तो वो जीन आप किसी सेल में डिलीवर करवाओगे, किसी होस्ट होस्ट के अंदर डिलीवर करवाओगे, करेक्ट है। तो मान लो इकोलाई है, इकोलाई के पास अपना अच्छा खासा खुद का जेनेटिक मटेरियल है। मान लो इसके पास में कोई और फॉरेन जेनेटिक मटेरियल आ जाता है, कोई भी फॉरेन जेनेटिक मटेरियल, किसी और का डीएनए, किसी भी दूसरे बंदे का डीएनए आ गया, तो हम बोलेंगे कि हमारा इकोलाई ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है, मतलब इकोलाई में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। डन। अब मान लो तुम्हारे पास इकोलाई इज द होस्ट और वो इकोलाई के अंदर तुम वेक्टर डालना चाहते हो, ठीक है, इतना क्लियर। अब वेक्टर क्यों डालना चाहते हो, क्योंकि तुम तुम्हारे वेक्टर में तुम तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा का जीन। अब हम यूजुअली क्या करते हैं, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हम ना उसी जगह पर डालेंगे जहां पे सेलेक्टेबल मार्कर है। तो मान लो हमारे पास दो सेलेक्टेबल मार्कर है, एक है एम्पिसिलिन, एक है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। अब इस टेट्रासाइक्लिन में दो साइट है, बाम H1 साल 1, और एम्पिसिलिन में है तुम्हारी PST1 PVU1। अब ये साइट क्या है, बाम H1 वो जगह है जहाँ पे बाम H1 एंजाइम आके कट मारता है, साल 1 वो जगह है जहाँ पे साल 1 एंजाइम आके कट मारता है। एम्पिसिलिन में PST1 वो साइट है जहाँ पे PST1 एंजाइम आके कट मारता है, और PVU1 वो एंजाइम है जाके PVU1 एंजाइम आके कट मारता है। क्या यहाँ पे कट नहीं मरवा सकते हम? कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर हमको कट यूजुअली वहीं पे करवाना चाहिए जहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर होता है, क्योंकि अगर सेलेक्टेबल मार्कर होगा तो वो आपको हेल्प करेगा कि सच में जीन घुसा है कि नहीं घुसा है। तो हम चाहते हैं कि हम कट एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन वाले जगह पे ही मारे, कहीं और पे कट मार सकते हो पर वो हेल्प नहीं करने वाला बेटा जी आपकी, ठीक है। तो मैं आपको पहले ये समझाऊंगी कि एम्पिसिलिन में कट मारा तो क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन में कट मारा तो क्या होगा, और फिर हम ये भी बात कर लेंगे कि अगर इन तीनों में कट मारा तो क्या होने वाला है। इतना समझ में आया, ठीक है। तो हमारे पास दो सेलेक्टेबल मार्कर है PBR 322 में, एक है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। अब ये रेजिस्टेंस जीन है, इसका मतलब अगर आप ये वाले जीन डाल देते हो किसी होस्ट में तो वो इन दोनों एंटीबायोटिक से, दैट इज योर एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, इन दोनों से रेजिस्टेंट हो जाएगा, बोले तो बच जाएगा। बोले तो अगर आप एम्पिसिलिन डालते हो और अगर उस होस्ट में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है तो उसको एम्पिसिलिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप टेट्रासाइक्लिन डालते हो और होस्ट में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आप सबसे पहला काम ये करते हो कि आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालोगे, और आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट किसके अंदर डालेंगे बेटा, अपने वेक्टर के अंदर। तो आपका वेक्टर है PBR 322। तो मान लो मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने की कोशिश कर रही हूँ, तो दो केस हो सकते हैं, एक ऐसा जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया और एक ऐसा जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया। फेल भी तो हो सकता है, हो सकता है। तो मान लो मैंने टेट्रासाइक्लिन वाले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पे बाम H1 से कट करवा के यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है। तो यहाँ पे है कौन, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट। इतना क्लियर है। अब बेटा जब आपने इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे कट करवाया है बाम H1 से और कट करवा के अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ घुसा दिया है, तो तुमने इस पूरे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की बैंड बजा दी है। बोले तो आपने इस केस में इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की बैंड बजा दी, बोले तो आपने इसको खराब कर दिया है, ठीक है। खराब करने का मतलब है कि अब ये वेक्टर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खो चुका है, इसका टेट्रासाइक्लिन के प्रति जो रेजिस्टेंस था वो खराब हो चुका है। ये अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन अब ये इनएक्टिवेट हो गया है,
और क्यों इनएक्टिवेट हुआ? क्योंकि तुमने नया जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया है, और वो इंसर्शन की वजह से आपका ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ये इनएक्टिवेट हो गया। इसको हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इतना क्लियर हुआ? तो मैंने बोला कि मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने की कोशिश करी, मेरे पास दो केस हो सकते हैं, एक जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया और एक ये वाला केस जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया। तो अगर इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब मेरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन क्या हो गया? खराब हो गया, और खराब होने की वजह से अब ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं रहा। इसमें मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं डाला है, तो ये एम्पिसिलिन से भी रेजिस्टेंट है और ये टेट्रासाइक्लिन से भी रेजिस्टेंट है। और ये वाला मेरा एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंट है पर टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने टेट्रासाइक्लिन की बैंड बजा दी अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के। इतना क्लियर है? ठीक। अब मान लो मेरा होस्ट है मेरे पास, और मेरा होस्ट कौन है? मान लो इकोलाई है। ठीक है, तो ये है मेरा इकोलाई, यहाँ लिख देते हैं अपन, इकोलाई होस्ट है। ठीक है, अब तुम कोशिश कर रहे हो कि तुम ये जीन टैक्सी जो है तुम्हारी, मतलब दैट इज योर वेक्टर, ये इकोलाई में डाल दो। ठीक है, तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो ये जाए या फिर ये जाए। तुमने टेस्ट ट्यूब में सारा काम वाम करा रहे हो, जहां पे भी करा रहे हो, ठीक है, तुम्हें नहीं पता है कि ये वाला कौन सा है और ये वाला कौन सा है। ठीक है, वो बाद में ही पता चलने वाला है तुम्हें। ठीक है, तो अब दो केस हो सकते हैं, या तो ये वाला ए वाला चला जाए या फिर बी वाला चला जाए। डन है? अब मान लो ई कोलाई में ए वाला चला गया, पहला केस। दूसरा केस ई कोलाई में बी वाला चला गया। ठीक है, और थोड़ा सा सुंदर नहीं लग रहा है। दूसरा केस बी वाला चला गया, और तीसरा केस जो नया देखने को मिलेगा हमको, वो ये है कि कुछ भी नहीं गया, गड़बड़ी हो गई भाई। सही है? ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने अभी शब्द बताया था ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें मैंने ये बोला था कि अगर ई कोलाई के पास कोई भी फॉरेन जेनेटिक मटेरियल आ जाता है तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया है। अब ई कोलाई के लिए फॉरेन जेनेटिक मटेरियल क्या है? ये भी उसके लिए नया है, ये भी उसके लिए नया है। मतलब चाहे ए जाए चाहे बी जाए, वो ट्रांसफॉर्म तो हो गया है। बस ए वाले में उसके पास एक और जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया, और बी वाले में उसके पास एक और जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया। सही है? ठीक है ना? क्लियर है? पर ए और बी दोनों ही ई कोलाई के लिए तो फॉरेन जेनेटिक मटेरियल है। मतलब चाहे ए जाए चाहे बी जाए, ई कोलाई तो ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो ए वाला केस भी क्या है बेटा? ट्रांसफॉर्मेंट, फॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट वाला केस है, और बी वाला भी कौन सा केस है? ट्रांसफॉर्मेंट वाला केस है। और सी वाले में मैंने क्या बोला कि जाए ही ना, ना तो ए गया है ना बी गया है, मतलब कोई फॉरेन जेनेटिक मटेरियल नहीं गया, तो मैं क्या बोलूंगी कि मेरा सी वाला केस कौन सा है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला। इतना क्लियर है बेटा जी? ठीक है, डन। तो जो मेरा ट्रांसफॉर्मेंट वाला है, ठीक है, उसमें ये गया है ए वाला, और बी वाले में गया है ये वाला। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ए वाला गया है तो उसमें एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस है, ये देखो यहां लिखा था हमने, और टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस नहीं है, करेक्ट, ये हमने यहाँ लिखा था। और अगर बी वाला गया है तो उसमें एम्पिसिलिन की भी है और टेट्रासाइक्लिन की भी है, ये हमने अभी लिखा था यहाँ पे। डन है? और अगर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, मतलब दोनों ही नहीं गए, तो इकोलाई नेचुरली ना तो एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंट होता है और ना ही वो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट होता है। इतना पंगा क्लियर है? ठीक है, अब कैसे पता चलेगा? ये तो हमने हवा हवा में बोल दिया कि भाई साहब ये ट्रांसफॉर्मेंट है, ये ट्रांसफॉर्मेंट है, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। डन है ना? अब तुम क्या करोगे फिर? कैसे पता लगाओगे? हम हमारे जीन्स को यूज करेंगे। कौन से को? एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को। कैसे? हम एंटीबायोटिक डाल देंगे भाई, सीधी सी बात है। तुम क्या करो, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन वाले एंटीबायोटिक डाल दो। तो मैं सबसे पहले डालती हूँ एम्पिसिलिन। ठीक है, एम्पिसिलिन डाल दूं? तो मैंने तीनों केसेस में एम्पिसिलिन डाला। तो पहले मैंने डाला इसमें एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन डाला तो क्या ये वाला बचेगा? फर्स्ट वाला बचेगा, क्योंकि इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, तो इसको एम्पिसिलिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये जिंदा है। ठीक है, ओके। बी वाले में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, बिल्कुल है, तो ये भी जिंदा है, बिल्कुल सही है, ये भी। ठीक है, सी वाले में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, कहां से होगा भाई? पीबीआर 322 ही नहीं गया है, तो ये मर गया, आरआईपी। तो क्या आपको पहली चीज से, एम्पिसिलिन डालने से, ये पता चल गया कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है? पता चला ना? इसने, किसने हेल्प करी आपकी? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ने, जो कि एक सेलेक्टेबल मार्कर था। मतलब सेलेक्टेबल मार्कर हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग कौन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है।
इसीलिए तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सेलेक्टेबल मार्कर आपको हेल्प करता है ट्रांसफॉर्मेंट क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या है उसमें। पंगा क्लियर? ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये वाला ए वाला जिसमें मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है, क्योंकि मैंने इसमें नया जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया तो नए नए कॉम्बिनेशन आए ना मेरे जीन्स के, तो मैं इस वाले को ना आरडीएनए बोलती हूँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो ये तो नॉर्मल डीएनए। डन ना? तो ए और बी में से अब मुझे ये पता लगाना है कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट किस में गया है। ठीक है, आपको तो मालूम है कि ए में गया है, पर कैसे पता चला? हम अब उसको डालेंगे, टेट्रासाइक्लिन से ट्रीट करेंगे। तो आप टेट्रासाइक्लिन डाल दो। जब हमने टेट्रासाइक्लिन डाला तो हमारा ए वाला जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया था उसमें तो टेट्रासाइक्लिन की बैंड बजा दी थी तुमने, क्योंकि तुमने तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया था। इसका मतलब उसने टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस खो दी थी। तो ये वाला टेट्रासाइक्लिन में क्या हो जाएगा? मर जाएगा, आरआईपी। और ये वाला जिसके अंदर बी वाला गया है, मतलब जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया है, वो वाला के पास में तो टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये जिंदा रहेगा। सही है ना? तो मैं ए वाले को क्या बोलूं कि ए वाला मेरा रिकॉम्बिनेंट है, करेक्ट ना? और बी वाला क्या है? मेरा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन डालने पे जो जिंदा रहता है वो तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, जो कि टेक्निकली मेरे किसी काम का नहीं है। और जो ए वाला है जो कि मर गया है टेट्रासाइक्लिन से, वो मेरा रिकॉम्बिनेंट है जिसको मेरे को काम में लेना है आगे। इतना समझ में आया? ठीक है, आई होप समझ में आ गया, मैंने बहुत स्लो स्लो पढ़ा है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो बस भाई साहब इतना याद कर लेना कि सबसे पहले हम एम्पिसिलिन से ट्रीट करते हैं तो हमारा ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट दोनों जिंदा रहते हैं। मतलब ट्रांसफॉर्मेंट ए ट्रांसफॉर्मेंट बी दोनों जिंदा रहते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मर जाता है। और जब टेट्रासाइक्लिन से डालते हैं तो उल्टा हो गया, रिकॉम्बिनेंट बेचारा मर गया है और नॉन रिकॉम्बिनेंट जिंदा है। इतना क्लियर हुआ? ये तो मैंने बताया तुम्हें कि जब सेलेक्टेबल मार्कर में तुम पंगा कर रहे हो तब की बात। मान लो तुमने सेलेक्टेबल मार्कर में पंगा करा ही नहीं है, तुमने ई को R1 से कट करवा दिया। अब ई को R1 से कट करा है, ना तो तुमने एम्पिसिलिन के साथ छेड़छाड़ करी है, ना ही तुमने टेट्रासाइक्लिन के साथ छेड़छाड़ करी। सही बात है। तो मतलब दोनों ही बिल्कुल इंटैक्ट जीन रहेंगे, बिल्कुल सही सही जीन है एकदम। तो इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। मतलब तुम चाहे एम्पिसिलिन डालो चाहे टेट्रासाइक्लिन डालो, ये दोनों से रेजिस्टेंट रहेगा, तो उस केस में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। उस केस में तुम्हें कोई हेल्प ही नहीं मिली एम्पिसिलिन से और टेट्रासाइक्लिन से। समझ में आया? ओके, ये टॉपिक मैंने ईजीएस्ट वे में समझा दिया, आई होप आपको समझ में आ जाए। ठीक है, नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, कोई और एक दो क्वेश्चन हम इसके लगा लेंगे। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।